हेलो दोस्तों, वेलकम टू AK हिस्ट्री क्लासेस। दोस्तों स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल AK हिस्ट्री क्लासेस में। दोस्तों आज हम क्लास 12 की जो फिजिक्स हम करा रहे हैं उसका पार्ट 2 होगा दोस्तों, जिसमें वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर को हम करा रहे हैं, अध्याय 1 को, क्लास 12 का। उसका आज पार्ट 2 होगा और पार्ट 2 हम पहले ही डाल चुके हैं दोस्तों, और उसमें सिलेबस भी बताया कि पहले चैप्टर में कितना हमें पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है, वो सब मैंने बताया दोस्तों। आज की वीडियो में आगे के टॉपिक करने वाले हैं जो मैंने सिलेबस में बताया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, यदि आप बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। ठीक है, बोर्ड एग्जाम 2023। चलिए अपनी क्लासेस आज की स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो देखिए आज हम पढ़ने क्या है, आज करेंगे हम दोस्तों अपने इस वाले टॉपिक को करेंगे, किसी बिंदु आवेश से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोस्तों इस वाले टॉपिक को आज हम करेंगे। तो देखो दोस्तों, इसमें एक प्लस क्यू आवेश दिया हुआ है, एक प्लस क्यू आवेश दिया है, जिससे r दूरी पर कोई बिंदु P है, ये रहा कोई बिंदु P है। ठीक है, इस पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, अब मान लीजिए अनंत से यहाँ से हमने कोई डैश करके परीक्षण आवेश Q ले लिया है। ठीक है, परीक्षण आवेश Q ले लिया है, जिसको हमें दूसरा बिंदु माना है, जिसे अनंत से है। ठीक है, चलिए लिखते हैं फिर। दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों, ठीक है, दोनों आवेशों के कारण उत्पन्न वैद्युत बल। देखो दोस्तों, एक तो ये आवेश है प्लस क्यू आवेश, एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट है। यदि हम इन दोनों को अनंत से इनके पास लेके आएंगे तो इन दोनों आवेशों के बीच एक क्या होगा, एक विद्युत बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। कूलाम का नियम भी क्या होता है, दो स्थिर बिंदु आवेश होते हैं, उनके बीच एक प्रतिकर्षण तथा आकर्षण बल लगता है तथा उनके बीच की दूरी r के वृत्तांश होता है। तो उसी बल के अनुसार हम इसको डिफाइन करेंगे दोस्तों। देखिए दोनों आवेशों के कारण, ठीक है, दोनों आवेशों के कारण उत्पन्न वैद्युत बल क्या हो जाएगा दोस्तों, हमें पता है कूलाम के नियम से F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, और यहाँ पे Q2 होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आवेश क्या दिया है, Q नॉट, तो हम यहाँ पे आवेश को क्या लेंगे, Q नॉट लेंगे। ठीक है, Q नॉट अपॉन R², जो कि इसकी बीच की दूरी दी हुई है। ठीक है, तो दोस्तों इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ओके, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। चलिए अब देखिए, अब इस बल के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोस्तों जब कोई बल किसी बिंदु आवेश के कारण जब कोई बल उत्पन्न हो जाता है तो उसके साथ एक हमारा क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होती है, जो कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E = F/Q0। F/Q होता है, Q0 होता है E बराबर। ठीक है दोस्तों, अब उसी के साथ हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे E = F/Q, हमें किसी बिंदु के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो देखिए F का मान हम धर देंगे, E = F का मान कितना दिया है, F का मान देखो ऊपर निकाल लिया हमने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट F। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट अपॉन इंटू Q1 Q0 अपॉन R² इंटू, अब इसमें Q0 दिया तो Q0 को भी लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, Q0 को भी लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ से Q0 से Q0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, Q0 से Q0 कट जाएगा, बचेगा क्या, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 अपॉन R²। ये आपका सूत्र आ जाएगा दोस्तों निकल के, ये आपका फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, जो कि क्या होगा, किसी बिंदु आवेश के कारण, ठीक है, किसी बिंदु आवेश से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के ये आपकी
आ जाएगी। ठीक है, आई होप ये डेरिवेशन आपको समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? देखिए वैद्युत द्विध्रुव बताते हैं क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव ये होता है दोस्तों, एक प्लस क्यू आवेश होते हैं, मतलब समान परिमाण के आवेश तथा विपरीत प्रकृति। देखिए समान परिमाण है, एक ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, ठीक है, ये भी आवेश है, ये भी आवेश है, लेकिन विपरीत प्रकृति है। देखिए माइनस है, इस पर प्लस है, ठीक है। समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश जब अल्प दूरी पर रखे हों, देखिए अल्प दूरी पर, थोड़ी दूरी पर रखे हों, तो वे एक द्विध्रुव का निर्माण करते हैं, जिसको हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए लिख के बता देते हैं। समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के दो आवेश जो एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों, तो वे आवेश एक द्विध्रुव का निर्माण करते हैं, जिसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है दोस्तों, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है आपको इस डायग्राम से समझने का। वैद्युत द्विध्रुव ये होता है, देखिए समान परिमाण, ठीक है, समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति, समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के दो आवेश, एक ये वाला आवेश, एक ये वाला आवेश, दो आवेश जो अल्प दूरी पर रखे हों, तो वे आवेश एक द्विध्रुव का निर्माण करते हैं, जिसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। आई होप वैद्युत द्विध्रुव समझ में आया होगा क्या होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताते हैं। नेक्स्ट है आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, चलिए देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। ये भी ऐसा ही होता है, समान परिमाण के किन्हीं दो, ठीक है, समान परिमाण के किन्हीं दो आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से दिखाते हैं, ठीक है, इसे P से दिखाते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों P इक्वल टू Q इंटू 2L।
ये इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, P इक्वल टू क्यू इंटू 2L, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। देखिए इसका मात्रक बताते हैं, इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है Q का मात्रक क्या होता है, कूलम इंटू दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। विमा क्या होती है, कूलम की विमा होती है 80 इंटू मीटर की विमा क्या होती है L। टोटल विमा क्या हो जाएगी इसकी, LAT, ठीक है, इसकी ये विमा हो जाएगी। आयो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपको समझ में आएगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों आपका अगला टॉपिक है किसी द्विध्रुव के कारण अक्षीय व निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोस्तों द्विध्रुव मैंने अभी बता दिया है, द्विध्रुव बता दिया है आपको, और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी बता दिया दोस्तों। तो इसमें लिखा हुआ है कि किसी द्विध्रुव के कारण अक्षीय व निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो दोस्तों इसको कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे इसका डायग्राम बनता है, कैसे इसका फिगर बनता है, ये सब हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों अच्छे से इस वीडियो पे बने रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके पूरे चैप्टर को मैं 3 पार्ट में कंप्लीट कर दूंगा, जो कि ये सेकंड पार्ट है, आप देखते रहिए, बस बहुत अच्छे से बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। तो चलिए बताते हैं, हमें निरक्षीय स्थिति में आगे बताएंगे, पहले अक्षीय स्थिति में जानते हैं। अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति को हम क्या बोलते हैं, एक्स अक्षीय, जो कि मतलब सीधे सीधे हो, ऐसे हो, इस स्थिति में हो दोस्तों। और निरक्षीय होती है एक ऐसे हो और एक ऐसे हो दोस्तों, निरक्षीय स्थिति उसे बोलते हैं। तो उस स्थिति में कैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं द्विध्रुव के कारण, और निरक्षीय स्थिति में कैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं, ये मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों चलिए हमें अक्षीय स्थिति के में जानना है। तो देखिए सबसे पहले हम एक विद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। देखिए ये विद्युत द्विध्रुव है, ए बी एक विद्युत द्विध्रुव दिया हुआ है। देखिए पूरा डायग्राम वो जो मैं बता दूँ, इसमें -Q तथा +Q आवेश है, और इनके बीच की दूरी 2L है। देखिए ये रही, हाफ L यहाँ पे है और हाफ L यहाँ पे है दोस्तों, ठीक है। तो ये क्या दिया हुआ है, ये भी दिया है एक विद्युत द्विध्रुव। इसके अक्षीय में, देखिए अक्षीय स्थिति में निकालना है, अक्षीय वो होता है जो इसके साथ चलता है, ठीक है। स्थिति में, अक्षीय में हमने एक अनंत पे एक बिंदु P लिया है दोस्तों, बिंदु P लिया है, जिस पर हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें इस पर ज्ञात करनी है दोस्तों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो दोस्तों यहाँ पे जब +Q आवेश होगा, ठीक है दोस्तों, +Q आवेश होगा तो उसके लिए दूरी होगी दोस्तों R-L। +Q आवेश के लिए दूरी होगी R-L, और -Q आवेश के लिए दूरी होगी दोस्तों R+L। और यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित एक कोई बिंदु P है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है दोस्तों, ज्ञात करनी है। आई होप आपको डायग्राम समझ में आएगा, कैसे बनाना है कैसे नहीं बनाना है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब इसको हम डिफाइन करते हैं कैसे। सबसे पहले इसकी थ्योरी कैसे लिखनी है दोस्तों, वो देख लो। देखो हम लिखेंगे माना -Q तथा +Q आवेश का एक विद्युत द्विध्रुव ए भी है। देखिए दोस्तों बताते चलते हैं, -Q और +Q आवेश का एक विद्युत द्विध्रुव ए बी है। देखिए ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, ठीक है। उसके बाद जिसके बीच की दूरी 2L है। देखिए दोस्तों जिसके बीच की दूरी 2L है, एक L ये रहा और एक L है, दोनों L को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2L हो जाएगा, ठीक है, 2L है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु
ओ से, देखिए दोस्तों द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर क्षेत्र की तीव्रता, आर दूरी पर एक बिंदु P है जो कि अक्षीय दिशा में, ठीक है, अक्षीय स्थिति में, ठीक है दोस्तों, अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है दोस्तों, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है दोस्तों, ज्ञात करनी है, ठीक है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। प्लस क्यू आवेश के लिए दूरी r माइनस एल है, ठीक है, प्लस क्यू आवेश के लिए दूरी r माइनस एल है तथा माइनस क्यू आवेश के लिए दूरी r प्लस एल है, ठीक है दोस्तों, r प्लस एल है। इतनी आपको थ्योरी लिखनी है फिगर से कि माना एक प्लस माइनस क्यू आवेश का विद्युत द्विध्रुव ए बी है जिसके बीच की दूरी 2l है, ठीक है, जिसके बीच की दूरी 2l है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जो कि अक्षीय स्थिति में है, ठीक है, अक्षीय स्थिति में, जिस पर हमें क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। माइनस प्लस क्यू आवेश के लिए दूरी r माइनस एल होगी और माइनस क्यू आवेश के लिए दूरी r प्लस एल होगी, ठीक है। इतनी आपको क्या करना है, थ्योरी लिखनी है डायग्राम से दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बताते हैं। अब देखिए आगे क्या हो जाएगा दोस्तों, आगे लेंगे हम स्टेटमेंट प्लस क्यू, आगे स्टेटमेंट लेंगे दोस्तों, प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है दोस्तों, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए क्या आएगा, E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R माइनस एल स्क्वायर। अब दोस्तों देखिए ये E1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, ये हमने कैसे लिख दिया दोस्तों, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक डेरिवेशन करके बताया था कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करनी है। तो वो कैसे कितनी आई थी, यही आई थी E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, यही आई थी ना। इसमें हमने R की जगह पे क्या दर दिया दोस्तों, R माइनस एल दर दिया है, ठीक है। चलो इसको आपको डिफाइन करके बता दूंगा दोस्तों कैसे किया, ठीक है। ये इसको हम एक समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, ठीक है दोस्तों, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब देखिए अब दूसरा करेंगे, दूसरा स्टेटमेंट हो जाएगा माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दोस्तों देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर क्या हो जाएगी, इसको हम मानेंगे E2, ठीक है, E2, ठीक है, E2। और लेकिन देखो दोस्तों माइनस है तो इसके आगे क्या आ जाएगा, हमारा माइनस आएगा, ठीक है।
इसके आगे हमारा माइनस आएगा, माइनस 1/4πε0 क्यू 1/r² होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आर स्क्वायर की जगह पे हम क्या कर देंगे, हमने अभी आपको बताया, देखिए दोस्तों हेरा अभी बताया मैंने, माइनस क्यू आवेश के लिए दूरी क्या होगी हमारी, r प्लस एल होगी, ठीक है। तो माइनस आवेश के लिए दूरी r प्लस होगी, तो इसको इधर देंगे, E2 = -4/πε0 क्यू अपॉन r प्लस एल का स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर हम क्या मान लेंगे दोस्तों, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे इसको, ठीक है। आई होप दोनों समझ में आएंगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं अभी कैलकुलेशन, जुड़ेंगे ले माइनस हो जाएंगे, ठीक है। दोनों E1 तथा E2 को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर। तो देखिए दोस्तों E1 क्या था आपका, E1 क्या है, देखो E1 यहाँ पे E1 लिखा जाएगा, ठीक। E1 क्या है देखो आपका हेरा, E1 = 1/4πε इंटू क्यू अपॉन r माइनस एल का स्क्वायर। तो देखिए इसको लिख लेंगे, टोटल करना हमें P में। तो देखिए क्या हो जाएगा, EP = E2 माइनस E1 करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आ जाएगा E1 माइनस E2, क्योंकि दूसरी वाली क्या थी, माइनस की चीज़ थी, ठीक है दोस्तों, दूसरी वाली माइनस की थी, इसलिए धर देंगे। EP = 1/4πε0 क्यू अपॉन r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 क्यू अपॉन r प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, इतना आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से 1/4πε0 और 1/4πε0 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो उसको कॉमन ले लेंगे। EP = 1/4πε0 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। और देखो Q भी कॉमन आ रहा है, Q को भी कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बचेगा, 1/r माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर, ये आपका अंदर बच जाएगा, ठीक है दोस्तों, ये आपका अंदर बच जाएगा। अब देखिए आगे करते हैं। EP = 1/4πε0 क्यू, इसका इसमें मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा, r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। इधर करेंगे तो अपॉन में आ जाएगा, देखिए एक प्लस का एक माइनस का है, तो फॉर्मूला बनना है ये आपका r का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर अपॉन में होल स्क्वायर, ठीक है। इतना आ जाएगा दोस्तों, ठीक है, इतना आ जाएगा। चलिए आगे करते हैं थोड़ा। EP बराबर आ जाएगा 1/4πε0 क्यू डॉट, देखो इसको फॉर्मूला में खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, r² प्लस एल स्क्वायर प्लस 2r_l, ठीक है। माइनस इसको भी ऐसे खोल लो, पोस्टर लगा लो, r² प्लस एल स्क्वायर माइनस 2r_l, ठीक है। होल स्क्वायर में a प्लस b के होल स्क्वायर में खुल जाएगा। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं जानते तो बता दे रहा हूँ, a² प्लस b² प्लस 2ab, ये होता है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। चलिए अब नीचे नीचे वही हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा जो r गुणा कर देंगे तो r4 माइनस l4, इतना हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे करते हैं अब। EP = 1/4πε0 क्यू, देखिए दोस्तों यहाँ से यदि हम इसमें माइनस का गुणा कर देंगे तो कितना ऐसे आ जाएगा, r प्लस एल स्क्वायर प्लस 2r_l माइनस r² माइनस एल स्क्वायर और ये प्लस 2r_l, ऐसे आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे r4 और ये l4, ठीक है। अब देखिए यहाँ से r कट जाएगा, l से l कट जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे,
ई पी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट क्यू, ये जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे 4 RL अपॉन R4 माइनस L4। दोस्तों Q इंटू 12 इसको हम अलग अलग करके भी लिख सकते हैं दोस्तों। देखिए ऐसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 12, ठीक है। और यहाँ से R है, एक R से एक R को काट देंगे, यहाँ पर 3 R बचेंगे, 12, ठीक है, 12 इंटू 2, ठीक है, 12 इंटू 2, ठीक है, इतना बचेगा। ट्वेल्व और 2R, ठीक है, 12 और 2R आएगी, जो कि हमने R को काट दिया दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा R3। और देखो दोस्तों इसको मान लेंगे हम R बड़ा है तुलना में L से कर लें, तो L इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, तो इसकी जगह पर रख देंगे 0 का 4, ठीक है। तो इसको अब करेंगे कैलकुलेट करके, ये क्या हो गया Q इंटू 12 क्या होता है हमारा P होता है, P इक्वल टू Q इंटू 12 मैंने आपको बताया है द्विध्रुव आघूर्ण होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए क्या हो जाएगा ई पी इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q इंटू 12 को लिख देंगे P और 2 दिया है तो 2P अपॉन RQ। दोस्तों ये आपका हो जाएगा वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा। आई होप ये आपको पूरा डेरिवेशन समझ में आएगा। चलिए आपका निरक्षीय स्थिति में आप बताते हैं, यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अब आपका निरक्षीय स्थिति में बता दें दोस्तों, निरक्षीय स्थिति में कैसे आपको ज्ञात करना है। दोस्तों देखिए निरक्षीय स्थिति में क्या होता है दोस्तों, ऐसे ही एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, निरक्षीय स्थिति में भी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, जिसके निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P होता है दोस्तों। उस बिंदु P पर हमें क्या करना होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना होता है दोस्तों। विद्युत की तीव्रता हमें इस पर ज्ञात करनी है, R दूरी पर होता है एक बिंदु P, ठीक है। तो चलिए इसको बताते हैं कैसे। देखो थ्योरी कैसे लिखेंगे, माना माइनस Q व प्लस Q आवेश, माइनस Q व प्लस Q आवेश का एक विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव AB है, ठीक है। देखिए पहले माइनस Q आवेश तथा प्लस Q आवेश का विद्युत द्विध्रुव एक AB है, ठीक है, जिसके बीच की दूरी 2L है, ठीक है दोस्तों, बीच की दूरी 2L है, ठीक है, बीच की दूरी कितनी है 2L है, ठीक है। अब देखिए इसकी निरक्षीय स्थिति में, इसकी निरक्षीय स्थिति में R दूरी पर, निरक्षीय स्थिति क्या होती है ऊपर की ओर दोस्तों, R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, ठीक है, P स्थित है, R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर, ठीक है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है दोस्तों। इतनी तो आपको इसमें थ्योरी लिखनी है कि एक माना एक माइनस Q तथा प्लस Q आवेश का एक विद्युत द्विध्रुव है AB है, जिसकी बीच की दूरी 2L है तथा निरक्षीय स्थिति में R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है दोस्तों, ज्ञात करनी है। अब देखिए यहाँ लिखेंगे स्टेटमेंट, प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण उत्पन्न
यहाँ लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, यानी कि P। तो देखो दोस्तों, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E1 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, Q1 अपॉन आर स्क्वायर होगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे इसके लिए हम क्या लेंगे, देखिए पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी इसकी। देखो इस यदि हम इस ट्रायंगल को ले लें तो इसकी दूरी क्या निकल के आएगी, हमें ये कर्ण को लगाना है, AP के बीच की दूरी लगानी है। तो देखिए L का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर जो कि अंडर रूट में आएगा दोस्तों, ठीक है, ये हमें इसमें लगाना है, बस ये डिफरेंस होता है निश्चित स्थिति में। तो E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R की जगह पे क्या लगाना है हमें, अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है, ये लगाना है दोस्तों हमें। इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1। आई होप समझ में आएगा। चलिए दूसरा स्टेटमेंट करते हैं। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिए क्या हो जाएगा इसका भी E1 बस माइनस लग जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2, ठीक है दोस्तों, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। चलिए आगे देखिए दोस्तों, एक स्टेटमेंट इसमें लिखना पड़ता है निरक्षीय स्थिति में, जो कि विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति होती है। उसमें क्या होता है कि यदि हम जब अक्षीय स्थिति करते हैं तो उसमें उनको जब ऐड करते हैं तो वो जुड़ जाते हैं, यानी कि उनमें घटाव हो जाता है। लेकिन इसमें देखिए, लेकिन उसकी जो मान होते हैं R1 R2 के, वो मान क्या होते हैं, अलग अलग आते हैं दोस्तों। लेकिन इसमें जो मान है वो क्या है, एक से है। यदि हम इनको जोड़ दें तो ये प्लस का होगा और ये माइनस का हो जाएगा, जो कि कट जाएगा, ओनली 0 आंसर आ जाएगा। लेकिन ऐसा निरक्षीय स्थिति में, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में पॉसिबल नहीं होता है, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक स्टेटमेंट लगाना पड़ता है। दोस्तों देखिए स्टेटमेंट क्या है वो देख लीजिए। बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, लेकिन दोनों आवेश की दिशा विपरीत है, ठीक है, वो मैंने बताया दोनों आवेशों की दिशा विपरीत है। यदि हम लंबवत लें, ठीक है दोस्तों, लंबवत लेते हैं तो वे एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू 1 आता है, ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू 1, इसलिए क्षेत्र के समांतर लेने पर इसलिए क्षेत्र के जब हम समांतर लेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, इसलिए क्षेत्र के समांतर लेने पर तो क्या हो जाएगा, टोटल EP इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ठीक है दोस्तों, cos थीटा लग जाएगा जब हम समांतर लेंगे तो, ठीक है। चलिए
अब इसको देखिए यहाँ पे लिखेंगे आप E2 EP, इसका मान रखते हैं E1 का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन। दोस्तों देखिए इसके ऊपर जब स्क्वायर आ रहा है, देखिए एक चीज़ समझ लीजिए दोस्तों, हमने जो इक्वेशन बनाई है इसके ऊपर स्क्वायर भी तो आएगा, ये तो हमने मान रखा है, तो स्क्वायर से क्या हो जाएगा हमारे अंडर रूट क्या हो जाएंगे दोस्तों, कट जाएंगे। ठीक है, इस पर भी स्क्वायर आएगा तो स्क्वायर से हमारे अंडर रूट क्या हो जाएंगे दोस्तों, कट जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी जो इक्वेशन बनेंगी वो ऐसी बनेंगी Q1 अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ऐसी बनेंगी दोस्तों। ठीक है, कॉस थीटा, ठीक है, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर कॉस थीटा। तो दोस्तों ऐसी बनेंगी कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा टोटल EP इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों में तो ये कॉमन आ जाएंगे, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, कॉस थीटा जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 कॉस थीटा। ठीक है, 2 कॉस थीटा हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे। चलिए अब देखिए कॉस थीटा का मान निकाल लेते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कण। ठीक है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, आधार बट्टे कण होता है। देखिए यहाँ पे इसमें देखिए कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कण होता है। मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ये कोई ट्रायंगल है यहाँ से, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है हमारा आधार बट्टे कण, आधार बट्टे कण। ठीक है, ये होता है। अब देखिए यहाँ से आधार क्या दिया, आधार दिया है हमारा L, तो L, और कण क्या दिया है ये वाली चीज़ अंडर रूट में। ठीक है, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये हमारी क्या हो जाएगी आधार हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसको हम लिखते हैं। तो कॉस थीटा बराबर हमारा क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कण, आधार बट्टे कण, यानी कि टोटल हो जाएगा कॉस थीटा बराबर L बट्टे अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये आ जाएगा। चलिए इसी को हम इसमें धर देते हैं। EP इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू 2L अपॉन अंडर रूट में कॉस थीटा की तरफ कर दिया। ठीक है दोस्तों, L स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा EP इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L। ठीक है, तो Q इंटू 2L, ये तो P हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर ही है, और यहाँ पे अंडर रूट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पे 1/2। देखिए 1/2 और इस पर 1 मान लीजिए तो कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए 1 प्लस 1/2 मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 × 2 प्लस 1/3 यानी कि 3/2 आ जाएगा। ठीक है, 3/2 आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो EP इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा P, और यहाँ पे आ जाएगा 3/2, और इसको L को मान लेते हैं हम इसके सापेक्ष, R बड़ा है गलियन L से, तो L इक्वल टू हो जाएगा 0, तो इसको धर देंगे 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा R स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर अपॉन 3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा EP इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यू। ठीक है, 0 को हम लिखेंगे नहीं। तो दोस्तों ये आपका निरक्षीय स्थिति में फॉर्मूला आ जाएगा, निरक्षीय स्थिति में। ठीक है दोस्तों, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में आपका ये फॉर्मूला आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छे से कराया है अक्षीय और निरक्षीय। चलिए आपका नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। दोस्तों वीडियो लेंथी होती जा रही है, तो आगे की वीडियो अब हम तीसरे पार्ट में इस चैप्टर को कंप्लीट करा देंगे, तो अगली वीडियो आप नेक्स्ट पार्ट में देखिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और हमारी आप सभी वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।